एक ऐसी सिचुएशन इमेजिन करनी चाहिए जहां एक ट्रेन 350 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से हवा को चीरते हुए आगे बढ़ रही हो। राइट। और अचानक से बाहर का नज़ारा बिल्कुल बदल जाए, रोशनी गायब हो जाए और पता चले कि वो ट्रेन समुद्र के नीचे एक अंडर वाटर टनल से गुजर रही है। हाँ, सुनने में तो ये किसी साईफाई मूवी के क्लाइमैक्स जैसा लगता है, पर एक्चुअल में ना ये एक इंजीनियरिंग रियलिटी बन रही है। एग्जैक्टली। हम बात कर रहे हैं इंडिया के ट्रांसपोर्ट इकोसिस्टम के एक ऐसे लीप की जो अब सच में जमीन पर उतर रहा है। सही कहा। और इस डीप डाइव में आज हम उसी मैसिव विजन पर चर्चा करेंगे, यानी मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर, जिसे आम भाषा में लोग बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट कहते हैं। राइट। इसको हम पूरी तरह से एनालाइज करने वाले हैं। और आज के हमारे जो सोर्सेज हैं उनमें कॉम्प्रिहेंसिव विकिपीडिया डेटा, फाइनेंशियल रिपोर्ट्स और मई 2026 तक के बिल्कुल लेटेस्ट कंस्ट्रक्शन अपडेट्स और स्टेटस रिपोर्ट शामिल हैं। बिल्कुल। और इस डीप डाइव का जो मिशन है वो सिर्फ टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस गिनाना नहीं है, बल्कि इसका एक फाइनेंशियल स्ट्रक्चर, उसकी इंजीनियरिंग मार्वल्स, डिजाइन में क्या मॉडिफिकेशंस हुए हैं और ग्राउंड रियलिटी क्या है उसको समझना है। ग्राउंड रियलिटी मतलब जैसे लैंड एक्विजिशन के चैलेंजेस और जो कॉस्ट बढ़ गई है, राइट? हाँ, वही। एकदम डिटेल्ड, न्यूट्रल और बैलेंस्ड एनालिसिस देना है हमें, क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है कि किसी बड़े विजन को रियलिटी में बदलने में आखिर कितनी कॉम्प्लेक्सिटीज आती हैं। सही बात है। और मुझे तो इस बात की सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट है कि डिज़ाइन स्पीड जिसकी 350 किलोमीटर्स पर आवर है, वो ट्रेन आखिर इंडिया में चलने वाली है, जिसमें एक अंडर सी ट्रैवल का भी सेक्शन है। वही ना, ये एक मैसिव स्केल का प्रोजेक्ट है। तो इसके स्केल को समझने के बाद सबसे पहला और बड़ा सवाल जो दिमाग में आता है वो फंडिंग का है। मतलब इतना बड़ा प्रोजेक्ट फाइनेंशियली आखिर पॉसिबल कैसे हो रहा है? क्योंकि बिना फंडिंग के तो कोई भी इंजीनियरिंग पॉसिबल नहीं है ना। अगर हम इनिशियल एस्टिमेट की बात करें तो वो करीब 1,10,000 करोड़ रुपए था। राइट, 1.1 लाख करोड़। हाँ, अब कोई भी आम डेवलपिंग इकोनॉमी के लिए इतना बड़ा कैपिटल एक साथ मोबिलाइज करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल लगता है। तो यहाँ पर आती है जापान की एंट्री। इस प्रोजेक्ट का जो बेस है वो एक्चुअली जापान की ट्राइड और टेस्टेड शिंकनसेन टेक्नोलॉजी पर आधारित है। एकदम सही कहा। और इस फंडिंग का जो मेन सोर्स है वो जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी यानी जीका है। जीका का एक ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंस लोन है, जिसके थ्रू वो प्रोजेक्ट का 81% फंड कर रहे हैं। बाकी का हिस्सा महाराष्ट्र और गुजरात की स्टेट गवर्नमेंट्स उठा रहे हैं। पर एक चीज है जो मुझे बहुत अजीब लगी जब मैं लोन की टर्म्स को देख रही थी। हाँ, तो वो टर्म्स बहुत ही यूनिक है। मतलब 50 साल का रीपेमेंट पीरियड और इंटरेस्ट रेट सिर्फ 0.1%। और उसमें भी शुरू के 15 साल का मोरेटोरियम है जिसमें प्रिंसिपल वापस नहीं करना। हाँ, सुनने में लगता है कि फ्री मनी है। एग्जैक्टली। ये तो कुछ ऐसा हो गया जैसे कोई होम लोन लेने जाए और बैंक उसको बोले कि देखो इंटरेस्ट ऑलमोस्ट 0 है और पैसे चुकाने के लिए पूरी आधी सेंचुरी यानी 50 साल ले लो। ऐसा डील कोई देश क्यों देगा? मैं समझता हूँ। देखो, इसमें एक कैच है। ग्लोबल फाइनेंस में ऐसे ही कोई इतना बड़ा लोन सस्ते में नहीं देता। राइट। इस लोन की शर्त यह है कि प्रोजेक्ट के लगभग 20% कंपोनेंट्स जापान खुद सप्लाई करेगा, यानी उनकी लोकल इकोनॉमी को भी बूस्ट मिलेगा। ओह, अच्छा। पर इसके साथ ही मेक इन इंडिया प्रोग्राम के अंडर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और लोकल मैन्युफैक्चरिंग को भी बहुत सपोर्ट किया जा रहा है। तो ये सिर्फ एक लोन नहीं है, ये एक लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक और टेक्निकल पार्टनरशिप है दोनों देशों के बीच में। अच्छा, तो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर तो समझ आ गया। अब जरा अगले लॉजिकल स्टेप पर चलते हैं, यानी इंजीनियरिंग मार्वल्स पर। बिल्कुल। इस पैसे से एग्जैक्टली क्या खरीदा और बनाया जा रहा है? मुझे लगता था कि क्या हम सीधा जापानीज ट्रेन्स लाकर यहाँ चला सकते हैं, पर सोर्सेज पढ़कर समझ आया कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। हम E5 सीरीज शिनकनसेन ट्रेन्स का यूज तो कर रहे हैं, जिसमें इनिशियली 24 ट्रेन सेट्स आएंगे। और एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि इनमें से 6 ट्रेन सेट्स इंडिया में ही असेंबल होंगे। ओह वाओ! पर हम उन्हें डायरेक्टली यहाँ नहीं चला सकते, क्योंकि इंडियन कंडीशंस के हिसाब से उन्हें मॉडिफाई करना पड़ रहा है। हाँ, कस्टम मॉडिफिकेशंस। क्योंकि जापानीज ट्रेन्स तो नॉर्मल कंडीशंस में 35 डिग्री सेल्सियस तक इजीली ऑपरेट करती हैं। राइट। पर इंडिया में स्पेशली गुजरात और महाराष्ट्र वाले स्ट्रेच में गर्मियों में टेम्परेचर आसानी से 50 डिग्री तक चला जाता है। तो इंडियन ट्रेन्स को इस एक्सट्रीम हीट में ऑपरेट करने के लिए मॉडिफाई किया जा रहा है। उसमें स्पेशल कूलिंग और HVAC सिस्टम्स लगाए जा रहे हैं। और सिर्फ हीट का इशू नहीं है, यहाँ डस्ट भी बहुत होती है। सही बात है।
इंडियन एनवायरनमेंट की धूल मिट्टी से सेंसिटिव इक्विपमेंट्स को बचाने के लिए उन ट्रेन्स में फाइन मेश डस्ट फिल्टर्स लगाए जा रहे हैं ताकि मशीनरी सेफ रहे और मेंटेनेंस इश्यूज कम आए। ये डस्ट फिल्टर्स वाला पॉइंट काफी प्रैक्टिकल है, पर एक और मॉडिफिकेशन ने मुझे सच में थोड़ा हैरान किया। वो था लगेज और पैसेंजर के वेट का इशू। हाँ, ये काफी इंटरेस्टिंग डिटेल है। मतलब सोर्सेज में लिखा था कि इंडियन पैसेंजर्स अपने साथ ज्यादा हेवी लगेज कैरी करते हैं और इंडियन पैसेंजर्स का एवरेज कंबाइंड वेट भी जापानीज पैसेंजर से थोड़ा ज्यादा होता है। तो इस एक्स्ट्रा वेट को बैलेंस करने के लिए लास्ट कोच से कुछ सीट्स हटाकर एक्स्ट्रा लगेज स्पेस बनाया जा रहा है और ओवरऑल पर कोच 2 सीट कम की जा रही हैं ताकि ट्रेन का टोटल वेट लिमिट क्रॉस ना करे और एनर्जी एफिशिएंसी बनी रहे। पर मैं एक चीज पूछना चाहती हूँ, पूछें। क्या एक्चुअल में मतलब हाई स्पीड रेल में कुछ किलोग्राम्स का पैसेंजर वेट इतना बड़ा इशू होता है कि भाई सीट्स ही हटानी पड़ जाए? बिल्कुल होता है। देखो, जब एक ट्रेन 320 किलोमीटर पर आवर की ऑपरेशनल स्पीड पर चलती है ना, तो वेट और एरोडायनामिक्स का एक एक छोटा हिस्सा उसकी एनर्जी कंजम्पशन और सेफ्टी को डायरेक्टली अफेक्ट करता है। अच्छा, वो ट्रेन बेसिकली जमीन पर चलने वाले एक हवाई जहाज की तरह बिहेव करती है। अगर थोड़ा सा भी एक्स्ट्रा वेट हो हाई स्पीड पर तो उससे मैसिव पावर लॉस हो सकता है। इसलिए उनको वेट कैलकुलेशंस एकदम प्रिसाइज रखने पड़ते हैं। ओ मतलब पावर टू वेट रेशियो इतना क्रिटिकल है वहाँ। एग्जैक्टली। ये सच में अलग लेवल की इंजीनियरिंग है। और एक और डिजाइन चॉइस से मुझे इंप्रेस किया, वो है समुंदर के नीचे वाला सेक्शन। 21 किलोमीटर्स का टोटल अंडरग्राउंड टनल है, जिसमें से 7 किलोमीटर का हिस्सा थाने क्रीक के पास अंडरसी होगा। हाँ। और इसको स्पेशली इसलिए चूज किया गया ताकि वहाँ के जो थिक मैंग्रोव्स हैं, यानी वहाँ का जो एनवायरनमेंट और मरीन वाइल्ड लाइफ है, उसको नुकसान ना पहुंचे। ये बहुत बड़ा एनवायरमेंटल स्टेप था। पर देखो, अब इन टेक्नोलॉजी और डिजाइन की परफेक्ट दुनिया से बाहर निकलकर थोड़ा रियल वर्ल्ड चैलेंजेस पर भी आना पड़ेगा हमें। हाँ, वही रियलिटी चेक। क्योंकि पेपर पर जो डिजाइन बनता है और जब वो जमीन पर उतरता है तो जमीन आसमान का फर्क आ जाता है। बिल्कुल। अगर हम इस प्रोजेक्ट की टाइमलाइन देखें तो इसका डेडलाइन पहले 2022 या 2023 के आसपास था। राइट। पर उसके बाद डिलेज आना शुरू हुए। सबसे बड़ा रुकावट था लैंड एक्विजिशन, यानी जमीन अधिग्रहण। और महाराष्ट्र और गुजरात में जमीन अक्वायर करने का पेस बिल्कुल अलग अलग था, है ना? हाँ। रिपोर्ट्स बताती हैं कि गुजरात में काम थोड़ा जल्दी हुआ, पर महाराष्ट्र में लीगल चैलेंजेस बहुत ज्यादा थे। जैसे फार्मर्स के प्रोटेस्ट थे और कुछ लोकल पॉलिटिकल पार्टीज जैसे MNS और शिवसेना की तरफ से भी चैलेंजेस आए। हम ये ऑब्वियसली किसी पार्टी या ग्रुप को सही या गलत ठहराने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। एज न्यूट्रल ऑब्जर्वर्स बस फैक्ट्स रिपोर्ट कर रहे हैं कि जब इतना मैसिव प्रोजेक्ट एक हेविली पॉपुलेटेड एरिया से गुजरता है तो सोशल फ्रिक्शन नेचुरली आता ही है। सही बात है। और सिर्फ पॉलिटिकल या सोशल ही नहीं, कॉर्पोरेट डिस्प्यूट्स भी थे। एक बड़ा डिस्प्यूट फिक्रोली लैंड को लेकर गोदरेज कंपनी के साथ था। ओ हाँ, वो कोर्ट केस। हाँ, गोदरेज कंपनी को करीब 264 करोड़ रुपीस का कॉम्पनसेशन ऑफर हुआ था, पर उन्होंने इसे इनसफिशिएंट बताकर बॉम्बे हाईकोर्ट में चैलेंज किया था। हालांकि कोर्ट ने एंड में पब्लिक इंटरेस्ट को देखते हुए उनकी अपील डिसमिस कर दी, पर इस सब लीगल प्रोसेस में बहुत महीने वेस्ट हो गए। और इन डिलेज के चलते एक और चैलेंज आया, वो जो मैंग्रोव ट्रीज वाला इशू आपने पहले मेंशन किया था। पहले बताया गया था कि 53,467 पेड़ काटने पड़ेंगे। हाँ, वो एक बड़ा एनवायरमेंटल कंसर्न बन गया था। पर अच्छी बात ये हुई कि डिलेज के दौरान उन्होंने डिजाइन वापस चेक किया। थाने स्टेशन की डिजाइन को मॉडिफाई किया गया और अब वो ट्री कटिंग का नंबर 53,000 से कम करके सीधा 32,044 तक आ गया है। ये एक पॉजिटिव आउटकम था उस डिले का। पर फिर एक ऐसी चीज आई जिसने सब कुछ रोक दिया, कोविड-19 पैंडेमिक। हाँ, उसको तो कोई प्रिडिक्ट ही नहीं कर सकता था। पैंडेमिक ने कंस्ट्रक्शन को पूरी तरह से रोक दिया था और इन सब चीजों का असर सीधा कॉस्ट पर पड़ा। अगर हम 2026 की लेटेस्ट रिपोर्ट के हिसाब से देखें तो ओरिजिनल एस्टिमेट से इस प्रोजेक्ट की फाइनल कॉस्ट करीब 83% बढ़ चुकी है। 83%? यानी लगभग 1.6 लाख करोड़ से भी ऊपर निकल गई है कॉस्ट। एग्जैक्टली। और इसका सबसे बड़ा रीजन लैंड वैल्यू अप्रिसिएशन है। हाँ, जब प्रोजेक्ट डिले होता है तो जमीन के दाम तो बढ़ते ही हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे अगर कोई अपने घर का नॉर्मल रेनोवेशन करवाता है। राइट। तो बजट हमेशा एक्सीड हो ही जाता है और टाइम भी सोचा हुआ नहीं लगता, हमेशा ज्यादा लगता है। अब यहाँ तो भाई 508 किलोमीटर का एलिवेटेड कॉरिडोर बन रहा है, ब्रिजेस हैं, अंडर सी टनल बन रहा है, तो कॉम्प्लिकेशंस तो एक्सपोनेंशियली बढ़ेंगे ही। सही कहा। अगर आप पैटर्न देखें तो किसी भी डेमोक्रेटिक सेटअप में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हमेशा कॉम्प्लेक्स होते हैं।
क्योंकि लैंड हमेशा प्राइवेट ओनरशिप में होती है और एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस एक लंबा लीगल प्रोसेस मांगते हैं। बिल्कुल। और मुझे सोर्सेस से ये भी पता चला कि इन सब के अलावा जियोपॉलिटिकल इश्यूज भी थे। हाँ, वो टीबीएम वाला इशू। राइट। चाइनीज कस्टम्स द्वारा जो टनल बोरिंग मशीन्स थी उनको रोक लिया गया था, और जब वो इंडिया आई तो पता चला कि उनके कुछ क्रिटिकल पार्ट्स ही मिसिंग थे, जिसकी वजह से एक और अनएक्सपेक्टेड डिले हो गया। जियोपॉलिटिक्स भी कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्पैक्ट करती है, ये उसका परफेक्ट एग्जाम्पल है। हाँ, पर इन सब हर्डल्स के बावजूद अगर हम मई 2026 का स्टेटस देखें तो प्रोजेक्ट काफी आगे बढ़ चुका है। अब तक करीब 300 किलोमीटर से ज्यादा का वायाडक्ट और पियर्स कंप्लीट हो चुके हैं। वाह, 300 किलोमीटर। हाँ, हालांकि ट्रैक लेइंग का काम अभी शुरू नहीं हुआ है, पर उसमें स्पीड आएगी क्योंकि प्रीकास्ट गर्डर्स यूज हो रहे हैं। तो हमने अभी तक सारे चैलेंजेस, डिलेज और इंजीनियरिंग को समझ लिया। अब आखिर में उस सवाल पर आते हैं जो सबसे जरूरी है। एक आम पैसेंजर के लिए इस ट्रेन में ट्रैवल करना कैसा फील होगा? देखो, पैसेंजर एक्सपीरियंस कंप्लीटली बदल जाएगा। आज अगर कोई मुंबई से अहमदाबाद ट्रेन से जाए तो करीब 5.5 से 7 घंटे लगते हैं। तो बुलेट ट्रेन आने के बाद ऑपरेशंस कैसे दिखेंगे? वही सबसे बड़ा शिफ्ट होगा। बुलेट ट्रेन इस टाइम को ड्रास्टिकली कम करेगी। ऑपरेशंस में बेसिक 2 तरह की सर्विसेज होंगी। अच्छा। एक होगी रैपिड ट्रेन, जो सिर्फ मेजर स्टेशन जैसे सूरत और वडोदरा पर रुकेगी। ये ट्रेन ट्रैवल टाइम को सिर्फ 2 आवर्स और 7 मिनट्स में कवर कर लेगी। सिर्फ 2 घंटे 7 मिनट? हाँ, और दूसरी सर्विस थोड़ी स्लोअर होगी, जो रूट के सभी 12 स्टेशन पर रुकेगी, पर वो भी सिर्फ 2 आवर्स 58 मिनट्स लेगी। यानी हर स्टेशन पर रुकने के बाद भी 3 घंटे से कम समय लगेगा। और फ्रीक्वेंसी क्या होगी इनकी? टोटल 70 डेली सर्विसेज प्लान की गई हैं। ओके। यानी 35 सर्विसेज एक डायरेक्शन में होंगी और ट्रेन सुबह 6 बजे से लेकर आधी रात तक लगातार चलेगी। ओह, तब तो काफी कन्वीनियंट हो जाएगा। पर फेयर्स को लेकर क्या आइडिया है? फेयर्स की अगर बात करें तो मिनिमम फेयर 250 रुपए एक्सपेक्ट किया जा रहा है और एंड टू एंड ट्रैवल के लिए करीब 3000 रुपए लगेंगे। ओके, 3000 रुपए एंड टू एंड। और सीटिंग कैसी होगी? इसमें बिजनेस और स्टैंडर्ड दोनों कॉन्फ़िगरेशंस होंगे, यानी 2x2 और 2x3 सीटिंग अवेलेबल होगी। इसके अलावा स्टेशंस पर फीडिंग मदर्स के लिए मल्टीपर्पज रूम्स और पेशेंट्स के लिए फोल्डेबल बेड्स जैसी फैसिलिटीज भी होंगी। ये फैसिलिटीज काफ़ी थॉटफुल हैं। पर मुझे एक और पॉइंट याद आया जो पहले डिस्कस किया था हमने, वो हैवी चेक इन लगेज वाला रूल। इसमें लोगों को एक्स्ट्रा सामान लाने से रोकने के लिए एक्स्ट्रा फी देनी पड़ेगी, राइट? हाँ, ताकि ट्रेन का एरोडायनामिक्स और वेट बैलेंस खराब ना हो। मेक सेंस। और टाइमलाइन की बात करें तो सूरत से वापी का जो सेक्शन है वो शायद अगस्त 15, 2027 तक खुलने की उम्मीद है और फुल लाइन दिसंबर 2029 तक चालू हो सकती है। बिल्कुल। पर यहाँ मुझे एक चीज पूछनी थी, एक नॉर्मल क्वेश्चन जो कोई भी पूछ सकता है। अगर टिकट 3000 रुपीस के आसपास है तो उतने में तो कभी कभी फ्लाइट की टिकट भी मिल जाती है और फ्लाइट 1 घंटे में पहुंचा देती है। तो फिर कोई फ्लाइट छोड़कर बुलेट ट्रेन क्यों चूज करेगा? ये काफी वैलिड सवाल है, पर इसका जवाब डोर टू डोर ट्रैवल टाइम में छुपा है। डोर टू डोर मतलब? देखो, फ्लाइट में ट्रैवल टाइम सिर्फ हवा में रहने का नहीं होता। आपको एयरपोर्ट तक ट्रैवल करना पड़ता है, जो सिटी के बाहर होता है। वहां 2 घंटे पहले पहुंचो, सिक्योरिटी चेक्स कराओ, बोर्डिंग का वेट करो और उतरने के बाद बैगेज क्लेम करो। इन सब में काफी टाइम लग जाता है। हाँ, वो तो है। इसके बजाय हाई स्पीड रेल हमेशा सीधा सिटी सेंटर से सिटी सेंटर कनेक्ट करती है। जैसे आप मुंबई के बीकेसी से ट्रेन पकड़ेंगे और डायरेक्ट साबरमती अहमदाबाद के हार्ट में उतरेंगे। तो अगर बिजनेस ट्रैवलर्स के पर्सपेक्टिव से देखें तो उनका टोटल टाइम बचता है और कन्वीनियंस के हिसाब से ये फ्लाइट से ज्यादा एफिशिएंट पड़ता है। सही पॉइंट है। फ्लाइट की वो सारी थकान और लाइंस अवॉइड हो जाती हैं। तो चलिए अब इस पूरे डिस्कशन को एक बार रैपिडली समराइज कर लेते हैं। मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर सिर्फ एक फास्ट ट्रेन लेने का प्रोजेक्ट नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये एक मैसिव 508 किलोमीटर का इंफ्रास्ट्रक्चर पजल है, जिसमें हमने देखा कि कैसे जापानीज शिंकनसेन टेक का यूज हो रहा है, उसको इंडियन हीट और डस्ट के हिसाब से मॉडिफाई किया गया है। $1 बिलियन की कॉम्प्लेक्स फंडिंग हुई है जायका से। हाँ। फिर हमने कॉम्प्लेक्स लैंड एक्विजिशन, कोविड और जियोपॉलिटिक्स की वजह से होने वाले डिलेज देखें, जिससे कॉस्ट 1.6 लाख करोड़ तक पहुंच गई। और सबसे कमाल की चीज वो 21 किलोमीटर का अंडरसी टनल, जिससे मैंग्रोव्स बचाने के लिए डिजाइन किया गया। ये सब एग्जैक्टली इस प्रोजेक्ट के मैसिव स्केल को दिखाता है। सही में। और इस डीप डाइव को खत्म करने से पहले
एक ऐसी चीज मेरे सामने आई सोर्सेज से जिसने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। ऐसा क्या था? रिपोर्ट्स सजेस्ट करती हैं कि 2030s की शुरुआत में इंडिया और जापान मिलकर इसी नेटवर्क के लिए E10 शिनकानसेन लॉन्च करने का प्लान कर रहे हैं और ये अल्फा एक्स एक्सपेरिमेंटल ट्रेन सेट पर बेस्ड है, जिनकी टेस्टिंग स्पीड्स 400 किलोमीटर पर आवर से भी ज्यादा रिकॉर्ड की गई हैं। वाओ, 400 किलोमीटर पर आवर, ये तो नेक्स्ट लेवल है। एग्जैक्टली। अब तसव्वुर करने वाली बात यह है कि जब फ्यूचर में ऐसी अल्ट्रा हाई स्पीड ट्रेन्स का कॉरिडोर पूरे देश में फैल जाएगा, जैसे कि दिल्ली से अहमदाबाद एक्सपेंशन की बातें चल रही हैं, तो क्या हमारा सिटी और डिस्टेंस का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वही कंप्लीटली खत्म नहीं हो जाएगा? सोचने वाली बात है। अगर किसी के लिए 2 स्टेट्स या 2 शहरों के बीच का सफर करना एक नॉर्मल डेली ऑफिस कम्यूट जैसा आसान हो जाए, तो हमारी इकोनॉमी और सोसाइटी का आखिर स्ट्रक्चर कैसा दिखेगा? ये एक ऐसा डीप सवाल है जिस पर शायद हम सबको खुद विचार करना चाहिए।